तो नमस्कार। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर तन्मय चांदनीवाल। तन्मय जी जो हैं बेसिकली 15 साल से एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और वो ज़ीरो ब्लॉक नाम से एक ब्रांड है उसके फाउंडर हैं। इसके अलावा वो एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं और इसके अलावा हेल्थ इंडस्ट्री में उनके फादर पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स जंप इनटू द कन्वर्सेशन और बात करते हैं। तो तन्मय जी आपका स्वागत है शिखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। तन्मय जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे दूं। तन्मय जी बेसिकली ज़ीरो ब्लॉक के फाउंडर हैं और इसके अलावा उनके कैरियर से जुड़ी और सिम्फनीज़ हम उन्हीं से सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। तो तन्मय जी सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि ये ज़ीरो ब्लॉक क्यों, और दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ ये है कि इसकी ज़रूरत मार्केट में क्यों। ये एक बहुत बड़ा टर्म है शिखर जी, आपने जो पूछा है, क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जिसे मैं कहना चाहूँगा ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट होती है, और कई करोड़ों लोग जो हैं हम उन्हें खो देते हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स। तो ये एक गैप हमने फाइंड आउट किया कि एक प्रिवेंशन के तौर पे कुछ है नहीं जो कम्प्लीटली नेचुरल हो, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव हो, और लोगों के लिए इजीली एक्सेप्टेबल हो और इजी रीच में हो लोगों के। ऐसा हमने एक प्रोडक्ट देखा, जाना, उसके बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि यार आयुर्वेद जो हमारे कई सालों पहले हम लोग लिख के गए हुए हैं कि यार किस तरीके से वो काम आता है, उसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा फार्मूला उन्होंने लिखा कि अगर ये कोई लेगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ये नॉर्मलाइज होगा और वो इस तरह की आगे की सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन से बच सकता है। उस फॉर्मुलेशन को हम एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की कोशिश की। हमने काफ़ी मंथन किया और उसके बाद ज़ीरो ब्लॉक एक नाम पे हम फाइनलाइज़ किया। 2017 में हमने इसे स्टार्ट किया था और बाय गॉड्स ग्रेस अभी उस इंडिया में काफ़ी लोग उसे पसंद करते हैं, काफ़ी लोग रिपीटेडली रोज़ उसे लेते हैं, उसे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया हुआ है, और लकीली वो अभी हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से बचे हुए हैं। तो हार्ट अटैक से चूँकि ये जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम्स पे बात करें तो आजकल हार्ट अटैक दुनिया में शायद सबसे बड़ी डिसीजेस में से। जी जी जी। क्या कारण है कि ये इतनी बड़ी स्केल पे है, इसका रीज़न क्या है? जी 17.9 मिलियन लोग 2019 में गए थे, जब तक का डेटा मेरे पास में है। उसके बाद हमारे पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं कि 2020 में जब कोविड आया, कोविड के बाद भी कई लोग जो हैं, और ये नंबर डबल हुए हैं, और कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अभी हम रोज़ हमारे पास, क्योंकि हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे पास लोग हैं, पेशेंट्स हैं, कॉल करते हैं, कई डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, वो हमें कॉल करते हैं और हमको इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि किसी को हार्ट अटैक आया, बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आए। तो ये जो मैंने आपको फिगर्स बताए, इन फिगर्स को टारगेट करने के लिए हमें कुछ चाहिए था, और रीज़न सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। धीरे धीरे ये पहले के ज़माने में नहीं होता था, राजा महाराजाओं के ज़माने में नहीं होता था, तब तो उनकी डाइट भी बहुत हैवी हुआ करती थी, लेकिन उनका एक्सरसाइज भी उतना हैवी हुआ करता था। बट हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके से बन गया, हमारा बैठना ज़्यादा हो गया, हमारा फूड इनटेक इस तरह का हो गया, प्लस हम एडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं। हम कई बार हम पकड़ते हैं कि जो हमारे ऑयल्स हमारे घरों में आ रहे हैं, जो दूध हम लोग रोज़ पीते हैं, दैट इज़ नॉट द गुड फॉर्म, उसके अंदर हार्मोन्स मिलाए जाते हैं, या इस तरह की रिपोर्ट है। हम रेकमेंड करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं। आप जब भी कोई आपको प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर बोलेगा बाहर का खाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि बाहर के खाने में कैसा ऑयल यूज़ हो रहा है नहीं पता। घर में एटलीस्ट आप कंट्रोल्ड मात्रा में ये कर सकते हो। और कई बार ये एक मजाक की बात है, लेकिन डॉक्टरों ने ये भी बोला कि घर का खाना मतलब घर में पकौड़े नहीं तलना है, घर में आपको सादा खाना खाना है। तो सादा खाने के लिए इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर वो आपके स्टमक पे ठीक रहेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो अनडाइजेस्टेड फूड ज़्यादा नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा तो वो आपके ब्लड में मिक्स होने वाली इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में नहीं आएगा, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, वो ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बनाएगा, और वो जो ट्राइग्लिसराइड्स बन गए वो ब्लॉक बन के हमारी बॉडी में काफ़ी समय तक रहते हैं। तो आप, मैं, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए सब लोग,
हमें देख रहे सब लोग, सब कुछ ना कुछ ब्लॉकेज लेके घूम रहे हैं। आज आप एंजियोग्राफी करवाओगे, मैं एंजियोग्राफी करवाऊंगा, तो डॉक्टर बोलेगा आपको कुछ परसेंटेज ब्लॉकेज है, क्योंकि हमारा फूड इनटेक वैसा है, कुछ ना कुछ परसेंटेज है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए कि ब्लड का फ्लो जो है वो रोक दे। किसी भी वेसल में वो ब्लॉक इतना ना हो जाए कि ब्लड का फ्लो रोक दे। जब उसने रोका तो हम कार्डियक अरेस्ट में आ जाएंगे। ओके। उस चीज़ को कम करने के लिए ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन काम करता है। ये आयुर्वेदिक बुक्स में लिखा था और पिछले 7 सालों से जो हम मार्केट में लोगों को दे रहे हैं, लोगों देख रहे हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो पहले रेंज से बहुत ऊपर था, अब 3 महीने के हमारे रेगुलर यूज़ के बाद वो रेंज में आया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम एक सोशल सर्विस की तरह पे भी काम करते हैं और हमने एक बिज़नेस मॉडल इस तरीके का बनाया कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, रिपीटेडली ले रहे हैं उसे, और उसी पे हमारा बिज़नेस हमने क्रिएट किया है। अच्छा, आपसे अगर बिज़नेस की मैं बात करूं, इसमें ज़ीरो ब्लॉक चूँकि एक तरह से देखा जाए तो प्रिवेंटिव प्रोडक्ट है, करेक्ट? जी। आइडिया कहाँ से आया इसका आपको? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि प्रिवेंटिव है, मैं इसे प्रिवेंटिव प्लस क्योर दोनों बोलूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि जो लोग को कुछ नहीं है वो भी लें, पर जिन्हें कुछ भी डिटेक्ट हो चुका है वो किसी भी लेवल पे हैं। लेवल 4 मतलब वो हो सकता है जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, 2 या 3 बार अटैक आ चुके हैं, हम उनके लिए भी एज अ टॉनिक रेकमेंड करते हैं। लेवल 3 पे अगर मैं आता हूँ तो जिनको डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई आपका ब्लॉकेज इतना परसेंटेज आ गया है, अब आपको बाईपास करवानी पड़ेगी, उन पेशेंट के लिए भी हम रेकमेंड करते हैं। लेवल 2 पे वो पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल दोनों चीज़ें डिटेक्ट हो चुकी हैं, उनकी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जिससे वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो गड़बड़ है, उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं। और लेवल 1 पे वो लोग जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो ये देखते हैं कि आज के ज़माने में आफ्टर कोविड, आफ्टर एवरीथिंग, हम कहीं ना कहीं कभी इस प्रॉब्लम में पड़ेंगे ही, तो पहले से ही बच जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो इन चारों लेवल को हम सजेस्ट करते हैं। इसमें अगेन एक क्वेश्चन है, हाँ, इसका आइडिया कहाँ से आ गया? क्योंकि देखिए, हाँ। आपका बैकग्राउंड जहाँ तक मुझे पता है, आप जर्नलिज्म में रहे हैं, उसके बाद आपने टेक्नोलॉजीज कंपनीज में भी काम किया है, फिर वहाँ से निकल के अचानक हेल्थ में, और फिर अचानक पर्टिकुलर इतना डेडिकेटेड, इतना पुराना फार्मूला, ये कितना पुराना है? ये 1500 साल पुराना। मेरे पास जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट मेरे पास मिला है मुझे, उर्दू में लिखा हुआ है, वो यूनानी में, वो 1500 साल पुराना है। 1500 साल पुराना फार्मूला, मतलब कहाँ से ये डॉट्स कैसे कनेक्ट हो गए? मेरे फादर जो है उनका फार्मा का बैकग्राउंड रहा है, मैंने भी उनके साथ काफ़ी काम किया है। उन्होंने कई फार्मा कंपनीज़ के साथ मार्केटिंग इनपुट्स उनको प्रोवाइड किए हैं, और वो उनका कुछ 35-40 सालों का अनुभव है और उनका बिज़नेस था। और मेरी एक जर्नी अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनसे हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। ऑब्वियसली मेरे फादर हैं, उनकी जब भी मैंने चाहे हेल्प की, और मैंने सीखा है बहुत कुछ उनसे। जब हमने कभी इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा भी नहीं था, माई फादर यूज़ टू मेक इट एट होम। ये फॉर्मुलेशन वो घर में बना के अपने सब रिलेटिव्स को देते थे, जिनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, जिनको भी हार्ट से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, उनको देते थे, और इफ़ेक्ट हमने देखे थे। तो ये बात ज़रूर थी कि यार एक अनोखा कॉम्बिनेशन को क्यों ना बॉटल करके मार्केट में लाया जाए। कई बार हमने इस बारे में डिस्कशन किया, लेकिन फाइनली 2017 के एंड में हम उसको एक मुकम्मल रूप दे पाए कि हाँ नहीं, इसको हमको इस तरीके से मार्केट में लेकर आना है, इस तरीके से हमें से टारगेट करना है। ओके, तो ये विचार आपका था, पिताजी का था? पहला विचार तो ऑब्वियसली उनका था, सपोर्ट मेरा था, लेकिन हाँ, इसके पूरा ब्रांडिंग, इसकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, इसके अंदर हम लोग ने जो भी आप देख रहे हो आज, उसका किस तरीके से उसे प्रोजेक्ट करना है, वो मेरा था। और उसके बाद इसे ग्रो कैसे करना है, जैसे इसमें फॉर्मुलेशन में हमने चेंज किया, हम इसे एक डायबिटिक फ्रेंडली वर्जन लेकर आए। फिर हमको ऐसा लगा कि ये एक थेरेपेटिक प्रोडक्ट है, एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में नहीं आ पा रहा है, तो हम एक टी लेकर आए जो भी जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स, अश्वगंधा, सिनेमन, अर्जुन की छाल, वो सारे ही ऐसे हमने चूज़ किए, हैंड पिक किए कि यार ये सब इंग्रेडिएंट्स के साथ में अगर कोई पिएगा, अगर रोज़ की चाय की जगह रिप्लेस कर देगा दूध की चाय की जगह, तो वो भी काफ़ी हद तक कई चीज़ों से बच सकता है।
उसके भी 1 साल, अभी 1 साल हुआ है उस प्रोडक्ट को लाए हुए। उसको भी 1 साल में काफ़ी लोगों ने प्यार किया और काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग, और जो ले रहा है, जिसने फाइनली अपनी रोज़ की चाय को छोड़ दिया वो हिम्मत करके, और वो इस तरह की चाय पे शिफ्ट हुआ है, वो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, प्लस उसकी हार्ट को प्रोटेक्ट करने के सारे एलिमेंट्स वो रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसका बिज़नेस आपने शुरू किया, तो शुरू से बिज़नेस के तौर पे अगर हम बात करें तो बिज़नेस के तौर पे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है? बिज़नेस के तौर पे अब सब लोग यही कहेंगे कि हमारा बिज़नेस अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली मैं अभी एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत हाई है, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट, अगर ऐसे देखा जाए मेरी प्रोडक्ट में अभी तीन लाइन है, लेकिन हम लोग एक सेगमेंट पे एक ही तरह के उस पर काम कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिली। लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया है इस प्रोडक्ट को। बहुत अच्छा हमें ई कॉमर्स सेगमेंट में मिला। अमेज़ॉन जैसा प्लेटफॉर्म है, उसने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसने हमें नए नए तरीके बताए इस प्रोडक्ट को लाने के लिए। लकी हूँ मैं कि एक कैटेगरी उसमें फॉर्म हुई जिसमें हम जा सकते हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसे किया था, उसमें अमेज़ॉन पे रजिस्टर किया था, तो उन्होंने मुझे च्यवनप्राश कैटेगरी में डाल दिया था, क्योंकि उनको ये कैटेगरी नहीं पता थी, क्योंकि कोई कॉन्कॉक्शन कैटेगरी भी होती है, या तो उनके पास जूस था तो वो एक फूड कैटेगरी में आ जाता। मेरा एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो फिर मैंने काफ़ी उनसे बात की, काफ़ी उनके अपर लेवल से बात की, तो उन्होंने मुझे च्यवनप्राश कैटेगरी में डाल दिया। तो मेरा एक प्रोडक्ट तो अभी भी च्यवनप्राश कैटेगरी में ही है, बट देन फिर धीरे धीरे चीज़ें हुई और उस कैटेगरी में दूसरे और प्लेयर्स आए। पायनियर मैं हूँ, स्टार्ट मैंने किया, और मेरी पिच में, अगर मैं अपने स्टार्टअप को पिच करने जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है पहले 2017 में। इस तरह का ऑनलाइन प्रोडक्ट गूगल पे कहीं भी सर्च करो सिर्फ मेरा ही था, मार्केट में कहीं भी घूमो सिर्फ मैं ही लेकर आया। अब मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझे देख के मेरे जैसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ी सी अपन बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, मतलब हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां इतनी जो बढ़ रही हैं, उसके मेजर रीज़न क्या क्या हैं? ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, ये बॉडी टू बॉडी भी डिफ़र करता है। नंबर 1 रीज़न अगर हम सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो है लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल इश्यूज़ जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि खान पान ख़राब है, एक्सरसाइज पैटर्न्स लोगों के अच्छे नहीं है या है ही नहीं, लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं, वो भी एक बात है, या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। जैसे रिसेंटली एक स्टडी अगर मैं बताऊं तो राजू श्रीवास्तव जी जो अच्छे कॉमेडियन थे, जिन्हें पिछले 2 साल पहले हमने खो दिया, तो उनकी बारे में यही एक आया, क्योंकि उनको ऑलरेडी स्टंट लग चुका था, ऑलरेडी उनके साथ प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद वो अपनी क्षमता से ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे। तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है और उसे भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं और ये पर्सन को खुद में करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी एक दिन आएंगे और बोलेंगे कि भाई अपने लाइफस्टाइल ठीक कर दो। ठीक है, हम योगा को बढ़ावा दे रहे हैं, हम डाइट को बढ़ावा दे रहे हैं, और आजकल फिर भी लोग बहुत सजग हुए हैं, मिलेट्स लोग खाने लग गए हैं और काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं। तो हो सकता है लॉन्ग रन में इसका इफ़ेक्ट हमें दिखे कि भाई लोग अगर ग्लूटेन छोड़ रहे हैं, लोग अगर ऑयल कम यूज़ करते हैं या मिलेट्स खाते हैं, तो आगे आने वाले समय में हो। लेकिन फिर भी हम एक मेजर लेवल पे प्रॉब्लम है। सेकेंडली, कोविड के बाद ये इश्यूज़ बहुत बड़े हैं। हमने दैनिक भास्कर में भी कुछ स्टडीज़ हमने देखी हैं और नेशनल लेवल पे काफ़ी स्टडीज़ हैं। अभी रिसेंटली आया था कि वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं हार्ट की। तो कोविड के बाद ये सिम्टम्स सामने आए हैं कि कोविड का एक आफ्टर इफ़ेक्ट छूट गया है हमारी बॉडी में, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है, या क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो गई है और क्लॉटिंग आपकी बॉडी में काफ़ी समय तक रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने इतने बड़े कोविड से फ़ाइट किया है तो हम इसके इफ़ेक्ट से फ़ाइट नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हमें काफ़ी नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कि मैं मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, तो हम काफ़ी हद तक उससे बच सकते हैं। बट इसमें जैसे भी आपने बोला एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, तो हमारे देश के तो इतने अच्छे लोग हैं
कि कई लोग इसको एक पॉइंट बना लेंगे कि भाई वो पॉडकास्ट में तन्मय जी ने बोला था ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बोला कि हार्ट अटैक आ सकता है, तो कई लोग तो जो कर रहे हैं वो भी बंद कर देंगे, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं, भाई एक्सरसाइज मना नहीं किए उन्होंने ना, आप अपने जो भी ट्रेनर हैं अपनी कैपेसिटी, हाँ अपनी कैपेसिटी चेक करें और उसके हिसाब से करें, करना ज़रूर है ना। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं बोला वो आपका ये पॉडकास्ट का एक कटआउट निकालेंगे और अपनी बीवी बच्चों को बता देंगे देखो इन्होंने बोला एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक आता है। सही बात। देखिए, ना करने वालों के तो हज़ार बहाने हैं और करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर पीपल जो मैंने कई पेजेस देखे हैं जो आपको ऑफिस में बैठे बैठे आपकी चेयर पे भी आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो आपके पास अगर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि यार मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं सुबह इतनी बजे निकल जाता हूँ, रात को इतनी बजे आता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो आप जब भी समय हो आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो भी आप कर सकते हो अपनी स्पेस पे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करो। एंड देन अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो ऑलरेडी और डॉक्टर आपको कुछ सजेस्ट करते हैं तो आपको उसके लिए समय निकालना होगा। ओके अभी आपसे पहले जस्ट गौरव जी के साथ हमने एक पॉडकास्ट शूट किया और उसमें ये बात निकल के आई कि लोग क्या कर रहे हैं अभी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, है ना। और ये अक्सर देखने में आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो आपने फूड वाली बात बोली और इन टर्म्स ऑफ जो अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया और बाकी तरह के जो नशे होते हैं जो बॉडी टॉलरेट कर सकती है उससे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नतीजा उससे बॉडी को डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ चलिए अपन बिज़नेस की बात करते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट है ना बिज़नेस वाले लोगों के लिए ज़्यादातर बना है। तो एक क्वेश्चन और है कि एक बिज़नेस के तौर पे आपने इसको शुरू किया, डेवलप किया, पिछले ऑलमोस्ट 2017 से आज 7 साल हो चुके हैं, तो ये थ्रेशोल्ड तो क्रॉस कर गया, ये प्रॉफिटेबल भी है। तो एक बिज़नेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज़ फाइनेंसिंग, है ना। तो आपकी कंपनी की फाइनेंसिंग कौन देखता है, आप ही देखते हैं या कोई और देखता है? जी जी, वो वैसे मैं और मेरे फादर हैं, हम लोग मिलके ही प्लान करते हैं जो भी रहता है। तो आपकी कंपनी के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं? हम लोगों ने कुछ बैंक लोन्स लिए थे स्टार्टिंग में। ऑब्वियसली कोई कैपिटल हमें कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगती है। हमने कुछ कैपिटल से स्टार्ट किया, बहुत बेसिक स्टार्ट था। जो हमारा प्लान्स, हमारा स्टॉक, हमारा पहले से जो ग्रोथ था, पहले से लोग पसंद कर रहे थे, तो पहले से हमारे सेल्स को देख के हमें बैंक ने दिया। और अभी ये अच्छा है कि हम लोग प्रॉपरली अपने फाइनेंसेस को प्लान करते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारे पास में, उस पर हम लोग अपना काफ़ी सारा जो बजट है वो एग्जॉस्ट करते हैं, क्योंकि देयर आर पीपल जो काम करते हैं। सो एक चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है, जहाँ पे हमको मार्जिन्स भी देने होते हैं, प्लस जो हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उस एरिया में, उस एरिया को डेवलप करने में, वहाँ डॉक्टर्स से कनेक्ट करना है या वहाँ पे हमें मेडिकल स्टोर से कनेक्ट करना है, वहाँ करते हैं। इसके अलावा हम जो नहीं करते हैं, ताकि हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो, तो हम इस तरीके से कुछ प्लान करते हैं कि हमारे मार्केटिंग बजट को हम लोग बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इस तरह का प्रोडक्ट है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसे और किसी प्रोडक्ट की तरह सोच के इसकी मैं धड़ाधड़ पेपर में ऐड दे दूंगा या टीवी में ऐड चलाऊंगा, तो शायद मुझे हो सकता है स्टार्टिंग में काफ़ी लोग पसंद करें, और लेकिन वो रिपीटेटिव रेट नहीं मिल पाएगा जो मुझे चाहिए, और मैं एग्जैक्टली उन लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है। तो हम मेडिकल स्टोर्स पे इन स्टोर ब्रांडिंग करते हैं, उसमें हमारा मार्केटिंग बजट जाता है, ताकि हम लोग ये चाहते हैं कि उस तक ये पहुँचे, उस पर्सन तक ये पहुँचे जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर पर आ रहा है तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेके चिंता में है, या तो उस समय कुछ उसको परेशानी है, बुखार या सर्दी कुछ और है, या उसके किसी रिलेटिव के लिए वो प्रोडक्ट लेके आया है जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में या किसी नर्सिंग होम में एडमिट है। तो उस जगह पे जब उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, वहाँ इन स्टोर ब्रांडिंग में, पोस्टर्स में या स्टैंडीज़ में कहीं उसको दिखता है, तो वो एक इफ़ेक्ट रहता है। तो वो दोनों तरीके से हेल्प करता है, वो सेल्स ड्रिवन भी है, वो ब्रांडिंग ड्रिवन भी है। तो ब्रांडिंग भी होती है, लोगों को याद रहता है, वो अगली बार जब कहीं जाते हैं तो बताते हैं यार मैंने मेडिकल स्टोर पे वो देखा था। तो यार जैसे उसको उनके किसी जान पहचान वाले के कुछ होता भी है, बोले यार वो उस मेडिकल स्टोर पे था, वहाँ से ले आओ। तो उस स्टोर की सेल्स पे फ़र्क पड़ता है, हमारी सेल्स पे फ़र्क पड़ता है, प्लस ब्रांडिंग सही लोगों तक पहुँच पाती है। तो उस तरीके से मैं अपने फाइनेंसेस को करता हूँ कि हम अननेसेसरी ऐसी जगह स्पेंड ना कर दें जहाँ से हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, ROI नहीं निकल पा रहा है। मतलब आप
चैनलाइज करते हैं फंड्स को ऐसी जगह जहाँ से रेवेन्यू आए, करेक्ट, स्ट्रक्चर्ड वे में। और आपने उसके लिए स्ट्रेटजीज भी काफ़ी बारीक बनाई हुई हैं। जी, ऐसा नहीं है हिट एंड ट्रायल्स करें, हमने भी लॉस किए। हमने कई बार, जैसे हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है कि आप कोई मैराथन हो रही है, आप उसको स्पॉन्सर कर दें, हमने किया। बट हमको ऐसा लगा कि यार इवन इफ़ मैराथन इज़ देयर, वहाँ पे काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड एक इवेंट है, स्टिल हम उस तरीके से लोगों को अप्रोच नहीं कर पा रहे एक शांतिपूर्ण तरीके से इंसान समझे इस प्रोडक्ट के बारे में, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल्स करने के बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि हमको यहीं हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है और यहाँ नहीं करना है। मतलब आपने काफ़ी चीज़ें मेथड करी, टेस्ट करे, उन टेस्ट में से जो सक्सेसफुल रहे उनको आप फिर आगे कंटिन्यू स्केल अप कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है भाई बिजनेस वालों। हम लोग अक्सर एक गलती ये करते हैं कि हम लोग ट्राई नहीं करते, एक ट्रायल में फेल होगा उसके बाद रुक जाते हैं जी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्राई करते रहो, उसमें से जो सक्सेसफुल हैं उनको काम में लेते रहो, उनको बढ़ाते रहो और ट्रायल एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करते रहो। एक चीज़ और सर, इसमें आपने स्टार्टिंग में लोन्स की बात करी, तो एक क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन तो लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। कई बिजनेसमैन हैं, खासकर स्मॉल कम्युनिटी के जो हम लोग स्मॉल या MSME सेगमेंट के लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि लोन नहीं लेने चाहिए। अच्छा तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है और अगर आपके पास में कोई और मीडियम नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो बैंक लोन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे करना है और रीपेमेंट कैसे करना है। उसका एक बढ़िया पेपर प्लान तो आपके पास होना चाहिए। हो सकता है उसमें से कुछ 19-20 हो जो आज आपने सोचा है कि यार इतना पैसा तो मेरे पास मार्केट से आ ही जाएगा, वो शायद ना आए, वो बात अलग है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट प्लान होना चाहिए। तो प्लान होगा तो आप उसको उस मार्क तक ना पहुंच के उसके थोड़े पहले रुक जाओगे तो भी चलेगा, ताकि आपके पास में एक गैप हो क्या उसको कवर अप करने के लिए। फिर बाद में बैंक भी देखती है, बैंक को भी ये समझ में आता है कि आपके एफर्ट्स हैं, आपका स्टॉक मेंटेनेंस कैसा है। जैसे हमारा स्टॉक है, हम रेगुलरली स्टॉक अपडेट करते हैं बैंक के पास में, तो वो देखते हैं कि नहीं इनके पास स्टॉक आ रहा है, जा रहा है, क्या कितनी इनकी सेल हो रही है, क्या है, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं। उसके बाद वो भी आपको और सपोर्ट करने के लिए भी आपको आगे होके अप्रोच करते हैं कि भाई अगर आपको और सपोर्ट चाहिए, हम और अमाउंट का सपोर्ट आपको कर सकते हैं। ओके तो इसमें एक अभी जो आपने चीज़ बोली कि पेपर प्लान होना चाहिए, है ना, तो मैंने अक्सर एक चीज़ नोटिस की है कि कई लोगों को एक कन्फ्यूज़न और भी रहता है कि पेपर प्लान बना लिया, फाइनेंसिंग के लिए कर ली, किस बैंक के साथ जाएं, कौन सा लोन लें, उनको इसका ही पता नहीं है। तो आपके हिसाब से आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस बैंक के साथ जाना है, कौन से प्रोडक्ट को लेना है? ये तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शेखर जी से बात करें इसके लिए, क्योंकि शेखर जी इसके एक्सपर्ट हैं। और आपको कोई एक्सपर्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई एक्सपर्ट हर किसी के पास मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं भी हो तो उनको आई गेस 3 या 4 बैंक से या इंस्टीट्यूशन से बात करके, कंपैरिजन करके, उनकी अच्छे से स्टडी करके फिर किसी एक को चूज़ करना चाहिए। अक्सर देखिए मैंने यहाँ एक चैलेंज देखा है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, जिस बैंक में उनका करंट अकाउंट होता है वहाँ जाके अप्लाई कर देते हैं। अच्छा। वो ये कंपेयर ही नहीं करते हैं कि बाकी के क्या ऑप्शंस हैं। सो वाई दिस हैपन्स? जैसे आपने भी जब शुरुआत में पहली बार लोन लिया हुआ, आप जहाँ करंट अकाउंट, ऑब्वियसली जी। तो व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? ऐसा क्यों होता है? आई गेस इंडिया में बैंक्स के ऊपर एक ट्रस्ट होता है लोगों को। वो ट्रस्ट पे ही आज काफ़ी सारे बैंक्स चल रहे हैं। मैं ऐसे नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बट कई सारे बैंक्स हैं जो उस ट्रस्ट पे चल रहे हैं कि नहीं यार इसमें हमारे मम्मी का भी अकाउंट था, हमारे पापा का भी, हमारे दादाजी का भी यही अकाउंट इनके पास था, तो वो पर्टिकुलरली उसी जगह पे जाते हैं। कई जगह मैनेजर से बहुत अच्छी इक्विटी होती है उनकी कि यार वो मैनेजर सर तो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। तो उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि लोग किसी एक बैंक को चूज़ कर लेते हैं और वो और किसी पैरामीटर का तो मुझे लगता नहीं है। हाँ, एट द टाइम ऑफ जब उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है और वो बैंक उसको फाइंड आउट कर रहे हैं और उसी समय अगर कोई अच्छा बैंक उनके पास आ जाए और उन्होंने डिसीजन मेकिंग तो ऑब्वियसली बिजनेस ओनर की होती है और उनको ऐसा लग जाए कि नहीं यार ये मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है या मुझे इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है मुझे यहाँ पे, तो शायद हो सकता है वो उसको इसमें चेंज कर लें। ये एक बिज़नेस के लिए, ये तो एक इंडिविजुअल के तौर पे आपका डिसीजन हो गया, बट ये डिसीजन आपके बिज़नेस के लिए कितना अच्छा है?
वो तो आगे आउटकम्स में पता चलेगा। क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई फाउंड आउट कि जो आपसे डिस्कशन स्मॉल बिजनेसेस में खासकर मैं देखता हूँ कि वो लोग ट्रस्ट के आधार पे कंपैरिजन को सेकेंडरी कर देते हैं और जो उनके बिजनेस को बहुत हर्ट करता है बाद में। राइट राइट राइट। है ना, सो दिस इज अ फाइन, दैट्स व्हाई आई आस्क यू। आपकी मुझे एक रणनीति बताइए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ये काम कर रहा है। आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट और बाकी के मार्केट में पहुंचाने के लिए, है ना, कोई एक अच्छी रणनीति जो आपने सोची हो कि इस तरीके से हम इसको आगे एक्सपेंड करने वाले हैं? जी जी, अभी हम लोग ने प्रेजेंटली हमने कई सारे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया। सो आयुष एक बहुत अच्छे हमारे पास में, हम इंडिया में हैं, और मैं स्पेशली उन बिज़नेस ओनर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो आयुर्वेद में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास एक आयुष मंत्रालय बन गया है 2014 के बाद। मोदी जी ने जिसे स्टार्ट किया है, आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इन पांचों सेक्टर्स को बढ़ाना चाहती है हमारी गवर्नमेंट, और हम लकी हैं कि हम उस सेक्शन में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, फिर मैं एक्सपोर्ट पर भी आऊँगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ से इन टॉक्स में हैं कि हम आने वाले 2 से 3 महीनों में वहाँ पर एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। सो आयुष हमको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं ऑल ओवर इंडिया। उसमें से कई इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, और ऑल ओवर द वर्ल्ड से कई सारे इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स आते हैं और वहाँ पे हमसे आके मिलते हैं, हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं, जानते हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि इसका पोटेंशियल उनकी कंट्री में है तो वो हमारे साथ आगे प्रोसेस के लिए बात करते हैं। एक्सपोर्ट की कोई भी चीज़ के लिए प्रोसेस बहुत लंबी है, 6 महीने साल भर लग जाते हैं। सेम विथ आयुष है। कई कंट्रीज़ में जहाँ आयुष को आयुष में नहीं माना जाता है, वहाँ पे हमें फसाई के तौर पे, एज अ फूड प्रोडक्ट के तौर पे, एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे जाना पड़ता है। जैसे यूएस में हम लोग गए, यूएस में हमें अमेज़ॉन में लिस्ट कराया हमने प्रोडक्ट, एंड हमने एक डिसेंट सेल वहाँ पे लेकर आए। तो जब हम यूएस में गए तो हमको उसको एज अ फूड सप्लीमेंट दिखाना पड़ा, बिकॉज दे डोंट नो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जब इंडिया में ही इसको च्यवनप्राश माना जा रहा था तो यूएस में तो अलग ही चीज़ हो जाती है। वेरी गुड। सो ये एक कुछ चैलेंजेस हैं, बट मेरी यही स्ट्रैटेजी रही है, और कि मैं उन लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ जो इस प्रोडक्ट को समझें, इसकी डेप्थ को, इसकी नेसेसिटी को समझें। तो ये एक ऐसा मीडियम मुझे मिला है। जैसे मैं अभी लखनऊ में लास्ट कॉन्फ्रेंस में गया था, जहाँ पे मैं कई कंट्रीज़ से मिला, तो स्पेसिफिकली घाना, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन कंट्रीज़ से मेरी बात चल रही है। इसी तरीके से मैं और आगे भी करना चाहता हूँ। अब जैसे इनसे मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, देन मैं फिर अलग मीडियम पे जाऊँगा। वो मुझे नेशनली भी हेल्प करता है, क्योंकि नेशनली भी B2B बिज़नेस के लिए मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं एक ही जगह पे जो आयुर्वेद में इंटरेस्टेड हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा मीडियम होता है। ऑब्वियसली एक मार्केटिंग बजट हमने उसके लिए निकाला हुआ है कि साल में हमको 2 या 3 कॉन्फ्रेंसेस या एग्जीबिशंस हमें ऐसी करनी है, तो ये भी इंटरनेशनल लेवल की ही होती हैं, और आयुष उसमें सपोर्ट भी बहुत करता है। तो ये मेरा सबको रिकमेंडेशन भी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतना हमें हेल्प कर रही है, तो हम आयुष में कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ भी इनोवेटिव सोचने के लिए पॉसिबिलिटी है। और आयुर्वेद इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर ये ग्लोबल पहुंचता है तो ये दूसरी पैथीज़ को पीछे छोड़ सकता है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है। मतलब लोगों को अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, करेक्ट? और तो भाई लोग, जो लोग, स्पेशली मैं सबको एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा कि जो अभी तन्मय जी ने बात बताई है कि आपके लिए स्कीम भी बहुत हैं गवर्नमेंट की, बट हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, आपको अप्रोच करना पड़ेगा लोगों को, और आप ऑलरेडी करते भी हो। इसमें आपको कोई सपोर्ट चाहिए, मैं तन्मय जी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उनको एक बार अप्रोच करें। और मैं तो तन्मय जी आपको बोलूँगा, इससे जुड़ी हुई अगर कोई आप एसोसिएशन फॉर्म अप कर सकते हो या हो आपकी, तो आप लोग उसको भी उसके बारे में ही बताएं। है कोई एसोसिएशन इस तरह की? ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन जब हम आयुष में जाते हैं तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आयुष एक्सेल करके एक एसोसिएशन है जिनसे आप जुड़ते हैं, तो जो प्रॉपरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उससे बनाया गया है। तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जब आप जुड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि काफ़ी सारे ऐसे एसोसिएशंस हैं जो या तो आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे एग्जिबिट करने के लिए बनाए हुए हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ की कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बट
यू कैन कनेक्ट विद देम। हाँ, बिजनेस तो आएगा उससे, आज नहीं तो कल आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें सर, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक लाइन में इंडिया इज़ अ पायोनियर कंट्री इन दैट, है ना, बट हमने उस नॉलेज का अभी तक बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री दोनों जगह नहीं किया है। क्या रीज़न आप समझते हो कि ऐसा नहीं हो पाया है, और आपको क्या लगता है कि अगर ये एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करेगी या एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो उससे ये एरिया ग्रो कर सकता है और एडिशनल जो अभी हो रहा है उसके अलावा? जी बेसिकली क्यों नहीं हो पाया, इससे मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी पैथीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और नो डाउट एलोपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। इंडिया के बाहर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाने वाली एलोपैथी है, उनके प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसीलिए उसका चलन ज़्यादा है, उससे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली जब बिज़नेस आया, कंपनीज आई, तो उन्होंने एलोपैथिक प्रोडक्ट्स पे, ड्रग्स पे ज़्यादा फोकस किया बजाय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के। सेकंड जो प्रॉब्लम रही, आयुर्वेद को प्रोजेक्ट ऐसा किया हुआ है, जैसे अभी भी मैं कई अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देखता हूँ, लेकिन उनकी पैकेजिंग, उनकी ब्रांडिंग इस तरीके से की हुई है कि वो एक ग्लोबल लेवल पे compete नहीं कर सकते। वो एक आज भी आयुर्वेद को कई लोग ऐसा मानते हैं कि यार वो गांव से निकला हुआ या चूरन बेस या कुछ इस तरीके से यूज़ लोग के सब करते हैं। यूज़ शायद हर घर में कोई ना कोई आयुर्वेद को करता होगा। मैं अभी लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट में गया था और मैं उनको एग्जाम्पल के तौर पे यही बताया था मैंने कि आपको सर्दी हो जाती है तो आपके घर में आपकी मदर, दादी, जो भी कोई होंगी, वो आपको हल्दी वाला दूध बना के देंगी। दैट इज़ अ होम रेमेडी। उनको कहाँ से पता चली? कहीं ना कहीं वो हल्दी का यूज़ एक एंटी एलर्जिक के तौर पे या एंटीसेप्टिक के तौर पे है। ये चीज़ हमें कैसे पता चली? कि आयुर्वेद नहीं बताया, लेकिन उसको हमने, इंडिया ने होम रेमेडी बना दिया, बिज़नेस अब बनाना स्टार्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे बिजनेस बनेगा। अभी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हिमालय इज़ डूइंग गुड वर्क, बैद्यनाथ, डाबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी हम इस तरह के प्लेटफॉर्म, पतंजलि रिमार्केबल उनका जो जिस तरीके से उन्होंने ग्रो किया है, ठीक है, देर आर हिकअप्स बहुत सारे होंगे, लेकिन उन्होंने ग्रो पर अच्छा किया है। और आज जब हम ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और उनके बीच में हमारा भी प्रोडक्ट होता है, तो हमको लगता है कि नहीं यार, वी आर स्टैंडिंग ऑन समथिंग की जहाँ पे ये लोग भी खड़े, और वो आज सब जगह है, मिल रहा है। जैसे यूएस में मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तो वहाँ सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ग्लोबली ग्रो कर रहा है और ग्रो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्म्स जिस तरीके से एलोपैथिक में बने हैं, हमें चीज़ों को अलग करना चाहिए। जैसे एलोपैथिक के सेंटर्स अलग हैं। अभी क्या होता है कि आपको आयुर्वेदिक शॉप्स बहुत कम है जहाँ सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे अगर आपका शहर है तो आपके शहर में अगर 50-60 शॉप्स, प्रोबेबली 100 में से 70 शॉप्स होंगी जिस पे सारी तरह की दवाइयाँ मिली, है ना, और 5 या 6 सिर्फ होम्योपैथी की होगी, और कुछ 8-10 होंगी जो सिर्फ आयुर्वेदिक की हैं। बाकी सब पे सब कुछ मिलता है। तो हमको इस तरीके से कुछ करना चाहिए कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के डिस्पेंसर्स और बढ़े। ऐसा बट हो क्यों नहीं पा रहा अभी? आई डोंट नो कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन है ऐसा। लेकिन और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे बढ़ना पड़ा है। BA-MS की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है। जैसे बीइंग अ डॉक्टर लोग BA-MS करते हैं और उसके बाद MD इन आयुर्वेदा करते हैं, तो वो उसकी वैल्यू अब धीरे धीरे और बढ़ी है। मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ जो अभी BA-MS कर रहे हैं, उनको मैं नया प्रोडक्ट बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब वो आगे अपने फील्ड में जाएं तो वो भी अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन से, ट्रेडिशनल तरीक़ों से हट के कुछ सोचें। तो ये बड़ा है। एक्सपेरिमेंटिंग बढ़े और स्क्रूटिनी भी बढ़े, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि आयुर्वेद के नाम पे लोग कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे सेक्सुअल प्रोडक्ट्स में तो बहुत होता है, तो वो भी हो कि यार गवर्नमेंट की सख्ती भी बढ़े कि यार कोई चीज़ आ रही है तो किस मीडियम से गुजर के आ रही है, वो भी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पे काम करने की ज़रूरत है। जी जी जी। अच्छा सर, अभी बहुत सारे लोग हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और आगे भी देखेंगे। एक बिज़नेस शुरू जब आदमी करता है तो उसके अंदर बहुत तरह के डाउट और फियर्स होते हैं, है ना। स्पेशली अगर वो कोई जॉब छोड़ के आ रहा है और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो पैसे होते नहीं हैं, आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, और जनरली वो किसी जॉब में होता है या जाने वाला होता है या कर रहा होता है। तो आप क्या एक टिप देना चाहोगे, या एक क्या और भी टिप्स देना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं अभी या करने वाले हैं, कि ये अगर आप करोगे तो आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, नंबर 1, नंबर 2 सस्टेनेबल भी रहेगा और प्रॉफिटेबल भी रहेगा?
मेरे साथ जो चीज़ ने वर्क किया है और वो कर रही है वो इनोवेशन है। आपके थॉट्स में इनोवेशन होना चाहिए, स्टडी रिसर्च होनी चाहिए। अगर जो फाइन प्रोडक्ट निकल के आया है वो आपके इनोवेशन से निकल के गया है, आपकी रिसर्च से निकल के गया है, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो सकती है वो, पर वो जिस पे आपका पूरा कॉन्फिडेंस है वो चीज़ आप चला लोगे। मतलब क्योंकि जब निखर के आएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा कि यार वो फाइन है, क्योंकि आपने वो अपने इनोवेशन से और अपनी क्रिएटिविटी से उसको बिल्ड किया है। तो उसके बाद फिर आप उसको निकाल लोगे, चैलेंजेस से भी निकाल लोगे, आगे उसको आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी, एबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जहाँ तक बात नए बिजनेसेस की है, तो ऑब्वियसली आजकल स्टार्टअप से रिलेटेड और नए बिजनेस से रिलेटेड गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है। बहुत सारे मीडियम्स हैं जहाँ उन्हें फंडिंग मिल सकती है या वो स्टार्ट कर सकते हैं फॉर जस्ट स्टार्टिंग के लिए। तो आपका बिज़नेस किस तरीके का है, मॉडल कितना अच्छा है, उस पर कई लोग बेट करने को रेडी हैं। तो अगर आपके पास में चीज़ बहुत अच्छी है और आपका कॉन्फिडेंस है उस चीज़ पे, तो फिर आपको लोग भी मिल जाएंगे साथ में और कारवां भी बढ़ जाएगा आगे। जैसे आपने एक रिसर्च करके प्रोडक्ट इनोवेट ही किया है, मैंने एक तरह से बोलूँ कि ये तो था पहले से, बट आपने इसको ढूंढ के निकाला। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें इस पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं आप कि कैसे मतलब आप कर पाए, बिकॉज एक डिफरेंट इंडस्ट्री से आए, पेरेंट्स का बैकग्राउंड था, आपने बताया घर पे बनाते थे पिताजी, बट उसको एक कमर्शलाइज वे में लेके आ पाना, उसके लिए बहुत सोच चाहिए, तरीके चाहिए। तो ये व्यूअर्स के अगर दृष्टिकोण से मैं देखूं, एक लड़का जो घर में देख रहा है या एक व्यापारी जो अपने व्यापार में देख रहा है, उसके पास आइडियाज़ हैं, वो कैसे उनको इस संगठित करके एक नया प्रोडक्ट बना के कमर्शलाइज कर सकता है? कुछ एक आध दो आपने जो अपनी जर्नी में सीखा हो। राइट। जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में भी बताया। मैंने एडवर्टाइजिंग में, जर्नलिज्म में, मार्केटिंग में मैंने काफ़ी समय निकाला, मैंने जॉब किया और कई कंपनीज़ के साथ जॉब किया। ग्लोबल लेवल पे मैंने समझा मार्केटिंग को और क्या किस तरीके से एक प्रोडक्ट को हम लेके जाते हैं, क्या उसकी जर्नी होती है, मैंने समझा। और मैं हमेशा बहुत अट्रैक्टेड रहता था। मतलब मैं अमूल की एडवर्टाइजिंग से या दूसरे एडवर्टाइजिंग मैं कई देखते रहता था, कई पेजेस को फॉलो करता था कि यार किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक लेकर आते हैं। और मुझे पता था कि एग्जैक्टली मुझे क्या पसंद है, मतलब इसमें से, इन सब चीज़ों में से मेरा नीश क्या है, यार मुझे ये पसंद है, मुझे कुछ ऐसा करना था। क्या करना था ये लेटर ऑन मैं डिसाइड करता। ऑब्वियसली मुझे, मेरे दिमाग में हमेशा से एक प्लान था कि अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ, आज भी मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ। आज मैं बिज़नेस में सीख रहा हूँ, तब मैं जॉब में सीख रहा था, बट एक लर्निंग स्टेज पे हूँ। यार आज मुझे सीखना है कि मार्केट क्या है, आज मुझे सिर्फ लात खानी है। अब जब मैं अपने बिज़नेस में उतरूँगा तब मैं वो सब चीज़ों को अप्लाई करूँगा। तो वो मैंने किया और जब ये प्रोडक्ट लकीली मेरे सामने आया, पर मुझे वहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार नहीं यार, इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसको लोग पसंद करेंगे और अगर हम सही टारगेट पे पहुँचे तो कर सकते हैं। और वहाँ मेरे को एक गैप भी दिखा कि यार आयुर्वेदा को ग्लोबल लेवल पे पहुँचाने वाले लोग बहुत कम हैं या नहीं के बराबर हैं, और जो हैं वो, उनका वो रूट नहीं है शायद जो मेरा रूट होगा। तो मैं इसमें घुसता हूँ और मैं आया और मैंने इसे इस तरीके से प्लान किया। कई लोगों ने क्वेश्चंस किए, जैसे मैं आपको बताऊँगा, मेरा एक प्रोडक्ट है A0 ब्लॉक, इसकी ब्लैक कलर की ब्रांडिंग है, ठीक है। अब जब मैं जैसे बताया कि आयुर्वेद में बहुत ट्रेडिशनल सोच वाले लोग हैं, ब्लैक को एज अ कलर ही गलत मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं कि यार ब्लैक कलर क्यों यूज़ कर रहे हो तुम। या फिर यार ये तो वो ब्लैक एंड वाइट दारू की बोतल जैसा दिखता है। तो ये चीज़ मैंने एज ए फीडबैक लिए लोगों से, मैंने उसके आंसर्स भी रेडी किए। मैंने बोला नहीं, इसका ये आंसर है, ये प्रॉपर आंसर मैं उनको दे सकता हूँ कि ये मेरा आइडिया में क्या था। मेरा क्लियरली ये आंसर था उनको ये कहने का कि यार जब अलग अलग कलर की या वाइट बॉटल आप देखेंगे ना, जो वाइट बॉटल्स आपने देखी होगी, कई बार आपने देखा होगा मेडिकल काउंटर्स के अंदर वाइट कलर की बॉटल्स होती है, या जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनके वाइट कलर के बॉक्सेस होते हैं, या इसी तरीके के दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कलरफुल हैं या वाइट हैं। उनके बीच में अलग से जब ये ब्लैक कलर का बॉटल रखा होगा तो ये स्टैंड आउट करेगा। तो मुझे वो जो स्टैंड आउट वाली फीलिंग थी और वो जो मुझे मैंने किया, और मुझे लोगों ने बोला कि नहीं यार, लोग दूर से ही पूछते हैं यार वो क्या रखा है यार ब्लैक कलर का, वो मुझे निकाल के दे। तो वो जो रहा वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री था और मुझे फाइनली लगा कि यार जो मैंने सोचा, जिस तरीके से मैंने एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म किया,
मतलब मैं सेटिस्फाई कर पाया उस बात को। वेरी गुड। मतलब आपने इसमें इनोवेशन किया काफ़ी, है ना। एक अभी आपने बाद में चीज़ का जिक्र किया कि आप एक गैप आइडेंटिफाई कर पाए जी। तो अभी ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स कैसे करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि यार मार्केट में ये गैप है जिसको हम फिल कर सकते हैं? जी जी, वो तो सर रिसर्च से आता है, वो पढ़ के समझ के आंखें खुली रख के आता है बेसिकली, ऐसे नहीं आता है। जब आपने भी कई बायोपिक्स देखी होगी या कहीं हमने बुक्स में पढ़ा होगा कि जब बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से समझ में आता है। जैसे न्यूटन की हम बात करें, न्यूटन ने जब ऊपर से सेब गिरा तो उसको समझ में आया कि यार ये क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही कोई और एक्सपीरियंस कहीं और कुछ और होगा, कभी आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। तो मैं यही लोगों को कहता हूँ कि आप ट्रैवल करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, तो आपको पता चलता है कि यार लोग कहाँ किस प्रॉब्लम में हैं और शायद उसका सॉल्यूशन आपके पास हो, और डेस्टिनी होगी वो सॉल्यूशन आपके पास होगा और आप उसके ऊपर कोई बिज़नेस खड़ा कर पाएँ। तो ये आपका और सोसाइटी का एक मतलब सौभाग्य होगा कि इस तरीके से आपकी जर्नी हुई कोई भी। ओके, एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, कि आज के युवा जो मैंने देखा है फर्स्ट जनरेशन में जो हैं, जैसे मान लो किसी के पिताजी व्यापार कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे मैंने देखा है कि उनके फादर के बिज़नेस में नहीं जाते हैं, वो किसी और बिज़नेस में या जॉब्स में प्रेफर करते हैं जाना। उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है कि मतलब उनको जॉब्स में जाना चाहिए कि बिज़नेस में जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये अभी आज के समय में पिछले कुछ सालों से इस तरीके से चला है कि सबकी अपनी एक अलग जर्नी होती है। सही भी है कि भाई अब किसी बिजनेसमैन का बेटा अगर स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो वो उसकी अपनी जर्नी है, वो अच्छा क्रिकेट खेलता होगा। बट अगर वो कहीं भी ये डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे अपने फादर को या अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए रुकना है, तो उसको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो वैल्यू एडिशन क्या कर सकता है, वो क्या उसको एक लेवल ऊपर लेके जा सकता है। अगर उसके पास में उसका कोई प्लान नहीं भी है, तो वो प्लान क्रिएट करने की उसमें इच्छा है, तो वो उसको करना चाहिए। और वो करेगा तो एनी डे वो उससे बहुत जल्दी ग्रो करेगा जहाँ उसको ज़ीरो से शुरू करना है, क्योंकि उसके फादर ने उसे लेवल 1 तक लेकर आए हैं। अब आपको उसे लेवल 2 पे लेके जाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर वो जिम्मेदारी आप निभा सकते हो, वो आपके पास में कैपेबिलिटी है, सोच है, प्लान है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। ओके, पेरेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे जिनके ये बिजनेसेस हैं, उनको क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को ऑब्वियसली फोर्स तो नहीं करना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि उनके बच्चों की कैपेबिलिटी क्या है। क्योंकि मैंने कई ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों पे वो थोप तो दिया, लेकिन अब बच्चे या तो उसको उसी तरीके से चला रहे हैं जिस से कई 20 सालों से चलता हुआ आ रहा है ये, तो वो भी एक गलत तरीका है। क्योंकि मॉडर्न तरीक़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है, ये वो बच्चों को अपनाने नहीं देते, तो वो भी एक इशू है। तो वो नहीं होना चाहिए। बट उनको उनकी आज़ादी से उनको एक स्पेस देना चाहिए कि यार ये पोर्शन तुम देखना स्टार्ट करो। जैसे लेट्स से बिज़नेस ऑपरेशंस भी बहुत तरह होते हैं भाई, अकाउंट्स होता है, कुछ होता है, या मार्केटिंग होता है, या कोई नए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो आप कोई एक सेक्शन उनको देकर देखो, ताकि आपको समझ में आए कि यार वो कैपेबल है भी कि नहीं, वो कुछ नया कर भी सकता है कि नहीं। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे हिसाब से आपका क्या थॉट है वो मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने पूछा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ होगा लॉजिक। आप कुछ लॉजिक बहुत सिंपल है कि बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, स्पेशली बिजनेसमैनों से। तो आई एम एक चैलेंज या एक गैप मुझे नज़र आ रहा है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं खासकर एमएसएमई बिजनेसेस या स्मॉल बिजनेसेस को ज्वाइन करना, क्योंकि उसके बहुत सारे XYZ रीजंस हैं। शायद पेरेंट्स की भी उसमें कुछ कमियां हैं, मतलब दोनों एंड से कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज इंडिया के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारी इकनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ये स्मॉल बिजनेसेस और MSMEs हैं। ये नंबर्स वाइज भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जॉब्स वाइज, क्योंकि इस देश में जॉब्स की बात तो सब करते हैं, बट जॉब्स क्रिएट कौन कर रहा है? वो यही लोग कर रहे हैं, यही छोटे छोटे मॉम एंड पॉप शॉप और MSME बिजनेसेस। बट अगर ये शट डाउन होंगे तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? और इनको चलाने के लिए जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है वो है उस बिजनेस ओनर का नेक्स्ट जनरेशन। ओके, दैट इज़ द बेस्ट एलिजिबल, लीगल एंड कंटेंडर है वो। तो उन लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके डिसीजंस के ऊपर जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, उनकी जॉब्स लगी हुई हैं दाव पर।
तो दैट्स वाई आई आस्क्ड यू कि आपका एक क्या, क्योंकि आपके फादर ने आपको जॉब भी करने दी, देन आफ्टर आप वापस आके उनके साथ बिजनेस ज्वाइन करें, तो व्हाट ही डिड, उन्होंने ऐसा क्या किया कि भाई आप इतने समय बाद भी, जबकि आप एक अच्छा एक लुक्रेटिव कैरियर छोड़ के वापस आके एक स्ट्रगल भरी लाइफ, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ सिंपल तो नहीं होती है, मज़ेदार होती है। हाँ, मज़ेदार ज़रूर होती है। तो क्या किया उन्होंने ऐसा कि आप वापस आए और उनके साथ इसमें जुड़ गए? सी ऑब्वियसली मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। कई जगह मैंने देखा है कि लोगों का अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं लकी हूँ, भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे फादर के साथ मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम घर में बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ में सलाह मशवरा करते हैं, हम प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो बीइंग इन बिज़नेस और नॉट बीइंग इन बिज़नेस, मैं उनके साथ में जुड़ा हमेशा रहा। तो कोई भी इशू चल रहा है, कुछ चल रहा है, या उनके कोई क्लाइंट्स आ रहे हैं बाहर से, तो मुझे पता होता था कि यार इस तरीके से कुछ चल रहा है, प्रोसेसेस चालू है। तो एक अगर आप किसी से जुड़े रहोगे, कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा, तो आपको वो कभी प्रॉब्लम ये फेस नहीं, मुझे ऐसा कभी, जब मैं 10 या 15 साल ऑलमोस्ट मैंने बाहर जॉब किया, तो मैं कभी भी डिस्कनेक्टेड फील नहीं किया कि यार मैं अपने बिज़नेस से बाहर चला गया, कि यार मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं था। बट जब भी मैं उस बिज़नेस आता था, मैं अपने घर आता था, तो मैं अपने ऑफिस के सब लोगों से भी मिलता था, तो एक कनेक्ट बना रहा। तो जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत आसान था कि यार नहीं, मुझे मेरा अपना अभी का जॉब छोड़ के मुझे इसमें जाना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल भी ज़्यादा है, मुझे अपनी सोच को रखने के लिए स्पेस मिलेगी। और उन्होंने भी मेरा अच्छे से वेलकम किया, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार तो कुछ और छोड़ के यहाँ कैसे आ रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वेलकम किया, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने मुझे धीरे धीरे दी कि ताकि मुझे भी एकदम से ऐसा नहीं लगे कि यार मैं कहाँ, बट मैं एक प्लान के साथ आया था ऑब्वियसली कि मुझे उसको किस तरीके से ग्रो करना है। नए मीडियम्स में लेकर आया, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नई जनरेशन से कि वो उसे लेवल 2 से लेवल 3 पर लेके जाएंगे, अगले लेवल पे लेके जाएंगे। तो वो मैंने करने की कोशिश करी, और मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि और ऊपर जाए, हम लेवल 10 तक जाएं, और आपके जैसे लोग भी हमसे जुड़ें, और आप सब दर्शक हमसे जुड़ें। आप छोटे शहरों में ज़ीरो ब्लॉक का भी मैंने प्रचार प्रसार कम देखा है, तो वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा सर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ जुड़ने की। और छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, हर जगह हार्ट से रिलेटेड मरीज आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है जगदलपुर, ठीक है। वहाँ मेरा बहुत अच्छा सेल है, और मतलब महीने के 100-200 बॉटल्स मेरे आराम से वहाँ पे सेल होते हैं, जस्ट बिकॉज कि 2-3 लोग वहाँ बहुत सपोर्टिव हैं, लोग पसंद करते हैं, और दे आर वहाँ के डॉक्टर्स पसंद करते हैं। बट द थिंग इज़ कि उससे मुझे पोटेंशियल पता चलता है कि एक छोटी से शहर के एक छोटे से स्टेट, सब बहुत छोटा स्टेट है छत्तीसगढ़, उसका एक छोटा सा शहर है जहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, या जो मतलब उनका खेती या इस तरह का कुछ बिजनेस है। वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट लोग अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी बात है। तो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मैं आज जैसे आपने बताया कि छोटे शहरों के छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को लें, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात जो मेरे प्रोडक्ट में है कि रिपीट रेट बहुत अच्छा है। एक बार पहला पुश आपको करना है, उसके बाद फिर अपने आप वो एक रोल आ जाता है उसके अंदर, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो इस तरह का प्रोडक्ट अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो अच्छा होगा। प्लस हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने रीसेलर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से प्रमोशनल इनपुट्स देते हैं। तो अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं एज अ बिज़नेस एसोसिएट तो उनका भी फ़ायदा है, हमारा तो है ही। चलो वंडरफुल, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा सर। और आपकी तरफ से कोई आप एक बात जो हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे, जो आपकी फ़िलॉसफी हो? मेरी फ़िलॉसफी मैंने यही बताया कि मेरी क्रिएटिविटी मुझे यहाँ तक लेकर आई है। क्रिएटिविटी हम सब में है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं है कि आपको ड्राइंग करना बहुत अच्छी आती है या आप कोई आर्टिस्ट ही हो तो ही आप क्रिएटिव हो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में, घर में खाना बनाने वाली लेडीज़ खाना बनाने में क्रिएटिविटी ला सकती हैं।
और हमने देखा भी है आज कितने यूट्यूब चैनल्स हैं जो खाना बनाने के लिए नई नई क्रिएटिव टेक्निक्स बताते हैं। और कुछ भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़ील है, वो जैसे आपको है उसको पकड़ के आगे बढ़ना है। और जो मैं कर रहा हूँ, जो कई लोग कर रहे हैं मेरे जान पहचान में, जो शायद सर भी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी इच्छा थी इस तरीके का पॉडकास्ट करने की, लोगों से जुड़ने की और लोगों की बात दूसरे लोगों तक पहुँचाने की, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी उसे फॉलो करें। क्रिएटिविटी। चलिए सर, नाइस टू टॉकिंग यू। अभी जो आपने बात छेड़ी है उस पर हम कभी और टॉपिक्स, जैसे जो स्पेशली मैंने बच्चों और पेरेंट्स का एक रिलेशन बताया, उस पर कभी हम बात करेंगे, बिकॉज दैट्स अ बिग इशू राइट नाउ, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे बिजनेस उससे शट डाउन हो रहे हैं। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, जल्दी मुलाकात करते हैं। सी यू सून। थैंक्स तन्मय जी वंस अगेन। थैंक यू सो मच।